गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम लोगों ने केमिस्ट्री का 4th चैप्टर किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अभिक्रिया का वेग। कल अभिक्रिया के वेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को हमने दो रिस्पेक्ट में किया था। एक तो अभिकारकों के रिस्पेक्ट में किया था अभिक्रिया वेग। तो अभिकारकों के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया का वेग क्या था, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारकों की, देखो अभिकारकों या क्रियाकारकों एक ही बात होती है। या तो हम उसको अभिकारक बोल सकते हैं, उसको क्रियाकारक बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अभिकारक या क्रियाकारक, वो दोनों एक ही चीज है, रिएक्टेंट ही है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे कमी में लगा समय। ठीक है, इसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि रिएक्शन के ड्यूरिंग में क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता निरंतर घटती रहती है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया था, माइनस का साइन लगा दिया। अब अभिक्रिया का जो वेग है, अगर वो हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करते, उत्पाद के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो क्या होगा, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। क्योंकि अभिक्रिया होते समय उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती जाती है, इसलिए उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होगी। और नीचे क्या आ जाएगा, वृद्धि में लगा समय, वृद्धि में लगा समय। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हमने, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उत्पाद की सांद्रता निरंतर बढ़ रही है, इसलिए हमने क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया। इतना कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतनी रेट आप लोग को पता चल गई होगी। ठीक है, अभिक्रिया का वेग ये होता है। अब अभिक्रिया वेग के प्रकार है कि अभिक्रिया का जो वेग है उसके प्रकार है, अभिक्रिया वेग के प्रकार। तो अभिक्रिया वेग के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है अभिक्रिया वेग। फर्स्ट आपका होता है औसत वेग, दूसरा औसत वेग को एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, दूसरा आपका है ताक्षणिक वेग, जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और तीसरा आपका है प्रारंभिक वेग, जिसको इनिशियल रेट बोलते हैं, इनिशियल रेट या इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये 3 प्रकार के वेग होते हैं, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं औसत वेग के बारे में। ठीक है, औसत वेग क्या होता है, आपको ये रिएक्शन ये सब तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर सकते हो आराम से। तो सबसे पहला जो हमारा औसत वेग होता है वो क्या होता है, किसी की समय के साथ किसी भी अभिक्रिया में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा औसत वेग। समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा आएगा औसत वेग। तो क्या है औसत वेग की डेफिनेशन, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। अब देखो, ये समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन किसी में भी हो सकता है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के रेस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं, और उत्पाद की, दोनों बराबर आएंगी। ठीक है, अब समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन है। अब देखो, अगर आप इसको नॉर्मल वे में प्रदर्शित करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, देखो रिएक्टेंट का जब हमने किया था तब हमने लिखा था डेल आर अपॉन डेल टी, और जब प्रोडक्ट का लिखा था जब डेल पी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा था, सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग सिर्फ सांद्रता में परिवर्तन लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल सी अपॉन डेल टी। यानी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया का वेग किसके रिस्पेक्ट में हो गया, सांद्रता में परिवर्तन। अब ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, अभिकारकों की या उत्पादों की। ठीक है, अब सबसे पहले मान लो हम अभिकारक की बात करते हैं, तो अभिकारक मान लो ये क्या हमारा समय और ये हमारी सांद्रता। हम पहले किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभिकारकों की।
ठीक है, अभिकारकों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये हमारा समय इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है और सांद्रता इधर से इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो जब t बराबर 0 है, यानी हमारा स्टार्टिंग जब पॉइंट है, तो उस टाइम पे हमारे अभिकारकों की सांद्रता मैक्सिमम है। ठीक है, तो अभिकारकों की सांद्रता मैक्सिमम, हम लोगों ने मैक्सिमम ले ली। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स किस में बन रहे हैं, प्रोडक्ट में। यानी कि इसकी सांद्रता क्या होती जा रही है, कम, और इसकी सांद्रता क्या होती जा रही है, अधिक। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। समय बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें औसत वेग निकालना है, तो हम एक पर्टिकुलरली जो मेजर कर सकते हैं, जो माप सकते हैं, उन दो टाइम का अंतराल निकालते हैं। देखो मान लो ये तो हमारा t बराबर 0 है, जब इनिशियल टाइम स्टार्टिंग 0 शुरू हुई है रिएक्शन। यहाँ पर t बराबर हमने एक ले लिया t1 टाइम। ठीक है, ये हमारा t1 टाइम है, और एक ये हमारा कौन सा टाइम हो गया, t2 टाइम। देखो t1 टाइम है यहाँ पर, इस पर हम कंसंट्रेशन पर ग्राफ देते हैं, ये यहाँ पर काटता है, तो यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, C1। कंसंट्रेशन को C से प्रदर्शित करते हैं, सांद्रता को, तो ये क्या हो जाएगी, C1। ये यहाँ पर ग्राफ बना, और ये जो T2 पर जब हम ग्राफ खींचते हैं ऐसे, तो इसका ये ग्राफ काटता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी C2। ठीक है, तो ये एक मापन करने योग्य हमारा दिख रहा है हमको, एक टाइम पर्टिकुलर नोट कर सकते हैं हम इसको। तो जब फाइनाइट टाइम होता है जिसको हम माप सकते हैं, उस माप पे हम लोग जो सांद्रता परिवर्तन देखते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा औसत वेग के अंदर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि t1 टाइम पे सांद्रता क्या है, C1, और t2 टाइम पर सांद्रता हो गई वो T2। तो जो हम वेलोसिटी या चेंज जो देखते हैं del C अपॉन डेल्टा t, वो क्या होगा हमारा C2, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो इनका परिवर्तन क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अंतिम ये था, प्रारंभिक ये है, तो C2 अंतिम, C1 प्रारंभिक। क्योंकि ये वाला देखो, ये C1 क्या है, ये प्रारंभिक है और प्रारंभिक पे है, और ये C2 क्या है, अंतिम टाइम पे है। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, ये अंतर C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1। इतना क्लियर हुआ। इतना करने के बाद आप लोग एक बात बताना, इस ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है, इधर से इधर सांद्रता बढ़ रही है, इधर से इधर सांद्रता बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये C1 जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा, और C2 वैल्यू वो है, वो क्या है, कम है। इस ग्राफ से यही दिख रहा है हमें कि C1 वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है, और C2 वैल्यू क्या है, कम है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर इसको माइनस किया कि C2 वैल्यू तो क्या है, कम है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, हमारी माइनस में आएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो हमारा वेग क्या चला जाएगा, माइनस में। और क्योंकि वेग कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम बाहर से क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देंगे। अब देखो इनका सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस में आएगा, वो माइनस इस बाहर वाले माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो इसलिए वेग यहाँ पर क्या, अल्टीमेटली वेग किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो वेग कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या लगाया है, नेगेटिव लगाया है। तो ये अभिकारकों के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, हमारा औसत वेग आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया कि हम लोगों ने एक सिर्फ और सिर्फ अभिकारक का ग्राफ खींचा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, T1 टाइम पे C1, T2 टाइम पे C2, इन दोनों पे ये T1 C1, T2 C2, जब इनका किया हमने अंतर किया तो C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1 किया है। अब इसके बाद में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है कि C1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा, और C2 की वैल्यू क्या है, कम है। तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो C2 माइनस C1 है। तो अगर नेगेटिव में आ गई तो वेलोसिटी किस में हो जाएगी, वेग किस में हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, और नेगेटिव वेग कभी भी संपन्न होता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर से माइनस लगा देंगे, जिससे वैल्यू किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में। ये तो हो गया अभिकारकों के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार से आप लोग किसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, उत्पाद के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। मान लो हमने एक ग्राफ खींचा, ठीक है, यहाँ पर समय, इधर से इधर हमारा समय ही रहता है, और इधर हम लोग सांद्रता, लेकिन ये सांद्रता अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उत्पाद के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
अब उत्पाद के रेस्पेक्ट में आप लोग को पता होगा, जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे क्रिया कार्य प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो ग्राफ कैसा आएगा, उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो समय के साथ साथ यहाँ पे शुरू में क्या है, इसकी सांद्रता कम है, ये प्रोडक्ट की सांद्रता है, तो शुरू में इसकी सांद्रता कम है और जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ हम लोग बढ़ाते जाएंगे और एक टाइम पे आके ये कांस्टेंट चलने लगता है। जिस टाइम पे ये आके कांस्टेंट चलता है, इसी टाइम पे ये आके भी क्या होता रहता है, कांस्टेंट चलता है। वहां पे रिएक्शन हमारी लगभग खत्म होने को आ रही होती है। अब यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, एक T1 टेम्परेचर लेंगे, ये T1 है और T1 पे ये जो सांद्रता का ग्राफ खींचा है वो यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया हमारा C1। फिर हम T2 लेते हैं, ये T2 पर हमारा जो सांद्रता का ग्राफ है वो आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, ये T1 और ये T2 और ये C1 ये C2, तो ये इसका T1 से C1 है और T2 पे C2 है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम, डेल सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ हमारा, C2 माइनस C1, और समय में परिवर्तन कितना हुआ है, T1 T2, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पर हमें ग्राफ से दिख रहा था कि C1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है C2 से, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर C2 की वैल्यू ज्यादा है किससे, C1 से, यानी बाद में सांद्रता क्या हुई है, ज्यादा, और पहले सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, तो अब अगर ये C2 माइनस C1, C2 ऑब्वियसली ज्यादा ही है, तो ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, इसलिए ये वाली वैल्यू वे किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसमें यहाँ पर हमें माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये वाला औसत वेग उत्पाद के रेस्पेक्ट में आ जाएगा और ये वाला अभिकारकों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा औसत वेग था। औसत वेग में हम समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने पूरा इसको डिस्क्राइब किया। अभिकारकों के रेस्पेक्ट में, अभिकारकों में माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में वेग नहीं होता है, इसलिए हम बाहर से माइनस लगा देंगे ताकि वो वेग पॉजिटिव में चला जाए, और इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो ये औसत वेग खत्म हो गया। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरा हम किसकी बात करते हैं, ताक्षणिक वेग की। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेग यही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है। दूसरा आपका आता है ताक्षणिक वेग। देखो, हमने अभी ग्राफ खींचा था ऐसे कुछ, ठीक है, ये हमने T1 टेम्परेचर लिया था यहाँ पर और ये हमने T2 टेम्परेचर लिया। अब इस पर ये हमारा C1 आ गया था और ये हमारा C2 आ गया था, ऐसा कुछ ग्राफ खींचा अभी। अब मैंने ये बोल दिया भाई मेरे को तो ये समय अंतराल में नहीं, मेरे को तो यहाँ इस पॉइंट पे देखना है कि इस पॉइंट पे इस टाइम पर सांद्रता परिवर्तन कितना है। ठीक है, यानी मेरे को यहाँ पर नहीं देखना है, ये हमारे पहले वाले हैं, यहाँ पर मेरे को नहीं देखना है, मेरे को कौन सी पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पे देखना है कि इस पॉइंट पे कितना चेंज है। यानी मैं एक अंतराल नहीं ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पर अंतराल नहीं है, इसका मतलब डेल्टी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि ये तो मैंने अंतराल लिया ही नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया कि इस पर मुझे बताओ कि कितना वेग हुआ हमारा। तो यहाँ पर हमारा समय और ये हमारी सांद्रता। ठीक है, तो इसमें मोस्टली ये दोनों आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने डैश डैश लाइन करके बनाए हैं ये आपको बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने बनाया है। आपको सिर्फ ये बनाना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पॉइंट पे अगर आपको ग्राफ बनाना हो, सांद्रता परिवर्तन देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसके लिए आप मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ढाल खींचते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसको बोलते हैं स्लोप या ढाल। जो ग्राफ की ढाल होती है वही अभिक्रिया का वेग होता है। तो इस टाइम पे जब हमें एक ही टाइम पर, मान लो एक पॉइंट पे हम लोग को ये देखना होता है कि सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ है, तो उस टाइम पे जो उस ग्राफ का ढाल होता है वही अभिक्रिया का क्या हो जाता है, वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो ग्राफ का जो ढाल जो आएगा, जितना आएगा वो अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारी पहला औसत वेग क्या था, डेल C अपॉन डेल T, अभिकारकों के रेस्पेक्ट में यही था।
ठीक है, बराबर में डेल सी अपॉन डेल टी, यही था। कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है। ये हमारा औसत वेग था पहले वाला। अब इस औसत वेग में हमने क्या बोल दिया कि इस औसत वेग में हमें इस डेल्टा टी जो लिमिट है उसको क्या करना है, 0, यानी हम अंतराल नहीं ले रहे हैं, उसको 0 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल सी अपॉन डेल्टा टी, इसकी लिमिट क्या कर देंगे हम लोग, 0। किसकी, डेल्टा टी की। डेल्टा टी की लिमिट अगर 0 हो जाएगी तो ये जो मेजर जो चेंज है, यहाँ ये डेल्टा जो है वो ज्यादा चेंज है, तो ये किस में बदल जाएगा, स्मॉल डी में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी। ये बहुत ही क्या है, माइनर, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन। तो इसको हम लोग वो क्या बोल सकते हैं, ताक्षणिक वेग के लिए किसी एक क्षण पर, नाम से भी पता चल रहा है क्षणिक, ठीक है, किसी एक क्षण पर हमें अभिक्रिया का वेग निकालना होता है, तो वो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग। तो ये एक क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा हमारा, ये, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कि जब हम लोग इसके ऊपर लिमिट 0 लगा देते हैं डेल्टा टी, तो ये डेल जो परिवर्तन है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, डी, इसको बोलते हैं सूक्ष्म परिवर्तन। जब बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है तब हम इसको, तो ताक्षणिक वेग समझ आया, ठीक है। ताक्षणिक वेग के अंदर हम लोग किसी एक क्षण पर निकालते हैं और उस क्षण के लिए जो ढाल होता है वही अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी एक क्षण पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। और इसको अच्छे से याद भी करना आप लोग, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद तीसरे जो प्रकार का आता है हमारे, तीसरे प्रकार का अभिक्रिया वेग, वो आता है हमारा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग या जिसको बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक वेग में क्या होगा, देखो, यानी कि ये इधर हमारा समय होता है और इधर हमारी सांद्रता। प्रारंभिक वेग में क्या पूछा है कि इस पॉइंट पे आपका वेग कितना है, तो हमारा ग्राफ ऑब्वियस सी बात ऐसे ही बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक ऐसे तिरछी लाइन खींच देते हैं और फिर उस लाइन का क्या करते हैं, ढाल देखते हैं। तो उस लाइन का जो ढाल होगा वही क्या होगा आपका प्रारंभिक वेग। यहीं से खींचा ना, इसी पॉइंट से इसको आगे तक लेके जाते, इसको आगे तक क्रॉस करते, फिर यहां से एक हम लोग ऐसे ढाल खींचते और जो इस लाइन का जो ढाल होगा वो जो इसका, वही क्या होगा, इसका अभिक्रिया का वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बस इतना ही होता है, डीसी माइनस डी। जो हमारा ताक्षणिक वेग था तो लगभग उसी के बराबर है। सबसे ज्यादा आपको फोकस भी इसी पे रखना है, इसी को ही ज्यादा देना। प्रारंभिक वेग ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन बस इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि शुरू में कितना वेग होता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को शुरू करते हैं तब इसमें वेग होता है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हम लोग इसको ग्राफ खींच के जो इसका ढाल जो आएगा वो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, तो इसका सूत्र भी यही बनेगा। तो अभिक्रिया के वेग हमारे तीनों प्रकार के खत्म हो चुके हैं। तीनों अभिक्रिया का वेग हो गया। उस तीनों अभिक्रिया के वेग में सबसे पहला हमारा औसत वेग। औसत वेग हमारा था डेल सी अपॉन डेल टी। रिएक्टेंट्स के उसमें कर लेते हैं एक बार माइनस, ठीक है। जब ये ताक्षणिक वेग बन जाएगा तो ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा आपका, माइनस डी सी बाई डी टी, ठीक है। ये एक क्षण पर अभिक्रिया वेग है और नॉर्मली हम लोग मेजर करते हैं वो ये भी कर लेते हैं कि जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे शुरू से लेके वो यही पढ़ रहे थे कि सांद्रता में परिवर्तन और एक किसी क्षण पर अगर हम लोग सांद्रता परिवर्तन देखते हैं वो ताक्षणिक वेग। तो अभिक्रिया वेग हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे इस चैप्टर में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कल।